हेलो एंड वेलकम टू कुछ अनकही कुछ अनसुनी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी से। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। रूम से तो नहीं लग रहा होगा, बट हाँ, हम हैं दार्जिलिंग में, और इस बार दार्जिलिंग में एक कंटेंट की तलाश में आए हैं। अब चाय इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है डाइट का, हमारी लाइफस्टाइल का, तो सोचा क्यों ना चाय के ऊपर पॉडकास्ट बनाया जाए, चाय की बात की जाए। तो हम गए थे वन ऑफ द लार्जेस्ट टी बाग्स ऑफ इंडिया दार्जिलिंग में, जो कि गुडरिक टी ओन करती है, और उनके हमने डिप्टी जनरल मैनेजर से बात करी, मिस्टर JC पांडे, और हमने बात की चाय क्या होती है, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने जाना कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस एज इन पर्सनल लाइफ में भी और उसके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स में भी। हमने जाना कि कैसे वो GDP ग्रोथ में उसको हेल्प कर सकती है, उसके डिफरेंट आस्पेक्ट्स को हमने कवर किया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकल के आई जो शायद किसी एक टी कंज्यूमर को जाननी चाहिए। उसका हम कैसे साथ दे सकते हैं इंडिया को इकॉनमी बूस्ट करने में, कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कैसे इसमें साइंटिफिक मेथड्स अपना सकते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये पसंद आएगा, थोड़ा सा नॉलेजेबल इंसाइट देगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। तो अगर आप भी ऐसे ही टी लवर हैं या नहीं भी हैं, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, हम इधर ही हैं आपके फीडबैक के लिए। तो द शो सर, जिसका नाम है कुछ अनकही कुछ अनसुनी। और कैसा लग रहा है हमारा सेटअप को? बहुत बढ़िया एंड वेलकम। चाय के बारे में चर्चा करने के लिए स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सर, आपका यहाँ पर डेजिग्नेशन क्या है? मैं गुडरिक कंपनी में हूँ, जिसमें मेरा डेजिग्नेशन है डिप्टी जनरल मैनेजर, और मैं दार्जिलिंग के जो हमारे गार्डन्स हैं उनका ओवरऑल सुपरविज़न करता हूँ, जिसमें मुझे डेजिग्नेशन दिया गया विजिटिंग एजेंट। ये एक ब्रिटिश कंपनी है, कैमिलिया PLC के अंडर में आती है, गुडरिक ग्रुप ऑफ कंपनीज। उसमें मैं विजिटिंग एजेंट हूँ दार्जिलिंग गार्डन के लिए। कितना टाइम से है ये कंपनी? ये कंपनी तो 78 में फॉर्म हुई है इन इंडिया में, लेकिन ये इस कंपनी के रूट्स 150 साल, बहुत सबसे पुरानी कंपनी है और विश्व में सबसे बड़ी चाय प्रोड्यूसिंग कंपनी है। हम लोग ये चाय बगान दार्जिलिंग में ही नहीं, द्वार्स में हैं, बंगाल, नॉर्थ बंगाल में, आसाम में है गुडरिक के नाम से, बांग्लादेश में है, साउथ अफ्रीका में है, और इस कंपनी को हम लोग कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा चाय प्रोड्यूसर। तो अगर मैं इन जनरल चाय के बारे में पूछूं तो चाय होता क्या है? क्योंकि अभी जो हम देखते हैं कि वो चाय पत्ती डाली तो वो जो चाय प्रोडक्ट बन के आया वो चाय होती है, बट हिस्ट्री में ऐसा अभी देखा गया है कि कुछ हर्ब्स को काट के आप पानी में उबालते हैं और जो पीते हैं वो भी चाय होती है। तो आपके हिसाब से चाय होता क्या है? देखिए, अगर चाय की उत्पत्ति के बारे में बोलें, चाय कैसे चाय बनी, तो वे बैक चाइना में इसका इन्वेंट हुआ, जिसमें कि एक कहानी है कि एक मॉन्क अपना पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और कुछ उसके गर्म पानी का जो बोल था उसमें जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था वहाँ पे कुछ पत्तियाँ गिरी, और उसको लगा कि इस चाय को इस पानी को पीने से जो कंकॉक्शन जो बना था उसको कुछ एनर्जी फील हुई, तो उसने उसको बढ़ाया। यही कहानी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आसाम में सबसे पहले ये हुई है। अभी हम 200 साल चाय के हुए हैं, आसाम चाय के, जो एक बहुत फेमस चाय हिंदुस्तान की हम कहते हैं आसाम चाय। उसमें भी यही कहानी कही जाती है कि जो चाय बनी, जिसमें हम आसाम वैरायटी हमारी है चाय की, और चाइना में चाइनीज़ वैरायटी उसको बोलते हैं। तो सेम हमें लगता है कि आसाम, हमारे इंडिया में भी इसकी उत्पत्ति को हम लोग बहुत प्राचीन काल से ही मान सकते हैं। ओके, तो आपने आसाम चाय बोला, तो आसाम चाय और दार्जिलिंग अलग अलग हम उसको देखते हैं? हाँ, हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में हमारे पास दार्जिलिंग चाय दार्जिलिंग के नाम से जानी जाती है, आसाम चाय आसाम के नाम से जानी जाती है, जलपाईगुड़ी का जो फुटहिल इलाका है बंगाल का, नॉर्थ बंगाल का, उसको हम द्वार्स चाय बोलते हैं, द्वार्स टी। और साउथ इंडिया में हमारे तमिलनाडु केरला में जो चाय है उसको हम नीलगिरी हिल्स के नाम से
साउथ इंडिया जो चाय है वो नीलगिरी हिल्स के नाम से जानी जाती है। चारों जगह पे हमारी चाय अलग अलग है। उसके अलावा उत्तराखंड में है और हिमाचल प्रदेश में है, अभी बिहार में होने लगी है। कुछ एक्सपेरिमेंट वहाँ पे भी करे गए तो वहाँ पे भी चाय का उत्पादन होने लगा। बट दार्जिलिंग टी का बहुत ज़्यादा नाम है, अगर हम जनरली बोलें तो दार्जिलिंग टी आपके हिसाब से इतना स्पेशल क्या है उसके अंदर? दार्जिलिंग चाय सबसे पुरानी चाय, आसाम के बाद हम दार्जिलिंग चाय को मानते हैं, जो करीब 1850 के आसपास वहाँ पर चाय शुरू हुई। जिस पौधे को एक ब्रिटिश सर्जन जो वहाँ पर पोस्टेड थे, उन्होंने एक पेड़ लगाया है। वो पेड़ अभी भी आपको सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के बंगलों में मिल जाता है। डॉक्टर कैम्बल उनका नाम था। दार्जिलिंग चाय की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है चाइनरी वैरायटी से, जो चाइना से सीड्स लाए गए। उसकी भी एक कहानी है, क्योंकि चाइना से चाय जब यूरोप जाती थी वाया शिप, तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती थी। तो हिंदुस्तान में जब ब्रिटिश साम्राज्य आया, उन लोगों ने हिल स्टेशंस को एक्सप्लोर किया अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, और उसी के दौरान उन्होंने चाय का एक्सपेरिमेंट किया। दार्जिलिंग ही नहीं, उन्होंने कुमाऊँ के हमारे हिल्स जो हैं कुमाऊँ में, उन जगहों में भी उन्होंने चाय लगाई। और मुझे लगता है कि शिपमेंट के लिए, क्योंकि पोर्ट नज़दीक था कलकत्ता पोर्ट, उन्होंने दार्जिलिंग चाय को ज़्यादा डेवलप किया। और दार्जिलिंग चाय अपने एक अरोमा फ्लेवर के लिए विश्वविख्यात है। तो आपके हिसाब से चाय पीना हेल्दी होता है या नहीं, पहला? और अगर, क्योंकि कुछ स्टडीज़ बोलते हैं कि हेल्दी नहीं है, अगर ऐसा है तो क्या हमने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसको ऐसा बना दिया कि वो अनहेल्दी है? देखिए, हम तो कहते हैं कि डॉक्टर ही बोलते हैं कि चाय पीनी चाहिए। आप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, किसी भी इवन सीवियर ऑपरेशन के बाद भी सुबह में एक कप चाय और 2 मैरी बिस्किट मिलते हैं। लेकिन यस, चाय कोई भी चीज़ की जब एक्सेस हो जाती है तो उसको हम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हैं। पर चाय में जो एंटीऑक्सीडेंट्स और जो और इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। चाय के साथ सबसे अच्छी चीज़ आप अगर माने तो पानी के बाद एक पेय जो है वो चाय ही है। लेकिन पानी आप ठंडा भी पीते हैं, उसमें इम्प्योरिटी हो सकती है। लेकिन चाय बनाने से पहले आप पर फोर्स आप उसको बॉईल करते हैं। तो बॉईल करने से काफ़ी उसका जो उसमें जो पदार्थ हैं जिनसे हम कह सकें कि ये चाहे मिनरल कहें या कीटाणु, या अगर पानी पोर्टेबल नहीं है, लेकिन बॉईल करने के बाद बॉइल्ड वाटर इज़ ऑलवेज यूज़फुल, उसमें अगर पत्ती जा रही है तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है। एक मैंने अभी आते हुए देखा था कि दार्जिलिंग जो टी है वो स्लोप्स पे उसको उगाते हैं, या उसको जो हम जनरली नॉर्थ इंडिया में क्या करते हैं, जो भी फसल उगा रहे हैं हम मुंडेर बनाते हैं ताकि वो पानी रहे उसके अंदर। बट यहाँ पर टीज़ में ऐसा नहीं करते हैं, उसको खुला छोड़ते हैं ताकि निकलता रहे पानी। तो इसका कुछ लॉजिक है? हाँ, देखिए, चाय का जो पौधा है ना, वो एक श्रब है। अगर इसको उगने दिया जाए तो वो एक झाड़ी जैसा बन जाता है। उसकी रूट्स भी बहुत डीप रूटेड नहीं है। तो 2 और 3 फुट में अगर उसका जो रूट डेवलपमेंट होता है, उसमें अगर पानी जमा हो जाएगा तो उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। और आपको मैं मतलब सब लोगों को बड़ी खुशी होगी जो चाय के बारे में नहीं जानते हैं। एक पौधे से हम करीब साल भर में 35 बार उसको एक पौधे को तोड़ते हैं। हर हफ्ते में उसमें से नई पत्ती तैयार हो जाती है। तो कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसको साल भर कम से कम 30 से 35 बार जिससे कि प्रोडक्ट लिया जाए। तो चाय ही एक ऐसी है। तो उस जो चाय पत्ती को हम तोड़ते हैं, उससे जो उसका NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास को जो हम निकालते हैं, उस क्षति को पूर्ति करने के लिए अगर एक तंदुरुस्त गाछ नहीं रहेगा, बुश अगर तंदुरुस्त नहीं होगी तो वो नहीं दे पाएगी। तो पानी अगर जमा रहेगा तो उसका रूट डेवलपमेंट ठीक नहीं होने से जो रूट्स से जो इंटेक को लेगा पौधा, वो नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए हमें पानी हटाना पड़ता है। तो दार्जिलिंग में तो नेचुरल स्लोप मिल गए हैं, लेकिन आप जाइए आसाम में
या नॉर्थ बंगाल में, उस जगह पे हम लोग को ड्रेन डेवलप करने पड़ते हैं उस पानी को हटाने के लिए। तो यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या टी को ग्रोथ में फेवर करते हैं? हाँ, सिर्फ क्लाइमेटिक ही नहीं, सॉइल की भी उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक एसिडिटी और अल्कलिनिटी का जो टेस्ट होता है, वो पीएच वैल्यू उसको बोलते हैं, उसका एक रेंज होता है 4.5 से 5.5। उस रेंज में सॉइल का पीएच होना चाहिए, मॉइस्चर वहाँ पर होना चाहिए, और एक सबसे बड़ी हमारे पास है कि ह्यूमिडिटी हो और लगातार पानी हो। तो इस एरिया में आपने देखा होगा कि नॉर्थ बंगाल या असम में या साउथ इंडिया में जहाँ पर मानसून की बरसात अच्छी होती है, उस जगह पे हमें एक बरसात का जो सीज़न है करीब 8-9 महीने, और अभी चेंज नाउ, सो वील टॉक दैट लेटर ऑन, बट एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो रेन का था उसकी वजह से चाय यहाँ पर लाई गई। क्या आपको लगता है कि अभी हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं ग्लोबल वार्मिंग और उस पर इफ़ेक्ट डाल रही हैं? बहुत ज़्यादा। जो आज हम लोग बात कर रहे हैं चाय उद्योग में नहीं अच्छा होने का, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारा वेदर है। अभी हमारा रेनफॉल, टोटल एनुअल रेनफॉल घटा नहीं है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो गया है। 3 महीने अभी आप देख रहे हैं, ये मार्च शुरू हो गया है, कोई बारिश अभी तक नहीं है अक्टूबर के बाद। तो 6 महीने बारिश नहीं हो रही है, और 6 महीने साल भर का पानी जो 9 महीने या 10 महीने होता था वो हो रहा है। तो 6 महीने में उसका बहुत बुरा प्रभाव हमारी चाय पे हो रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूँ एक छोटी जर्नी चाय को उगाने से लेकर उसके फाइनल प्रोसेसिंग तक या कंजम्पशन तक, अगर ब्रीफ में आपको बताना हो तो क्या क्या मेजर माइलस्टोन्स या मेजर स्टेप्स आते हैं उसमें? देखिए, चाय तो सबसे पहले, जैसे दार्जिलिंग चाय जो आप बोल रहे हो, चायनरी जो ओरिजिनल सीड्स है उससे चाय लगाई गई, लेकिन ओवर द ईयर की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ने लगा, क्योंकि ये एक मोनो कल्चर में ग्रोथ हो रहा है। तो उसी में जब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो वो सीड अच्छे नहीं बन रहे थे। उसके लिए हमारे पास एक टी रिसर्च एसोसिएशन है, जिन्होंने नए क्लोन ईजाद किए, सीड्स के स्टॉक्स उन्होंने नए बनाए हैं, जिसको हम प्लांट कर रहे हैं अभी, जहाँ पे हम नई चाय लगा रहे हैं, क्योंकि उसका भी एक यील्ड पैटर्न है, इकोनॉमिक थ्रेश वैल्यू है। उसको अगर हम उसी में कंटिन्यू करेंगे तो यील्ड हमारे कम हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग नई चाय लगाते हैं। तो चाय का पौधा लगने में जो करीब दार्जिलिंग की कंडीशन में नर्सरी में जब हम क्लोन या सीड को लगाते हैं तो 1 से 2 साल लग जाता है। गर्म फुटिल्स में इसको हम 1 साल में पौधा तैयार हो जाता है। उसके लिए सॉइल तैयार की जाती है। दार्जिलिंग कंडीशन में 7 साल लग जाता है प्लांट को फुल बेयरिंग में आने में, जबकि वो अपना पूरा पोटेंशियल के हिसाब से यील्ड देगा। लोअर एरियाज़ में 4 साल में पौधा तैयार हो जाता है। उसके बाद उसमें एक सिस्टम है जिसको हम प्रूनिंग बोलते हैं, उसकी कटिंग होती है, जिससे कि बुश की हाइट न बढ़े और नई उस पर ग्रोथ आए, जिससे बुश हेल्दी रहती है। वो हर गार्डन में एक पैटर्न किया गया है, 4 साल या 3 साल या 5 साल का प्रूनिंग प्रोग्राम उसको हम बोलते हैं। उससे पौधे की हम एज भी बढ़ाते हैं और उसमें उसका जो कंजेशन जो स्टेम्स में होता है उसको हटाते हैं। उसकी वजह से बुश ताकतवर रहे और अच्छी पत्ती दे, जिससे कि हम लोगों का यील्ड बढ़ता रहे। तो वो एक मेहनत, उस पर बहुत मेहनत का काम है। और मैं तो ये कहूँ कि जब हम लोग चाय पिलाते हैं तो सब लोग सोचते हैं चाय है, कुछ लोग तो चाय को अच्छे उससे भी नहीं देख रहे हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन चाय के लिए जो मेहनत हमारा वर्कर करता है, या जो प्लांटर जिसको आप बोलते हैं, जो मैनेजमेंट जो है, उसकी जो मेहनत है, उसकी तुलना और किसी भी फसल के साथ नहीं की जा सकती। और मैंने जो रिसर्च की उसके अकॉर्डिंग GI टैग मिला है दार्जिलिंग टी को 2004 में, और ये बिज़नेस काफ़ी पुराना है। आप काफ़ी टाइम से इस बिज़नेस में हैं, तो अगर मैं मैक्रोस्कोपिकली बोलूँ, GI टैग मिलने के बाद और GI टैग मिलने से पहले जो ओवरऑल टी बिज़नेस है, स्पेसिफिकली दार्जिलिंग टी का, वो कैसे चेंज हुआ है? देखिए, दार्जिलिंग चाय, मैं उसको चाय नहीं बोलता हूँ, मैं उसको हैंडीक्राफ्ट बोलता हूँ।
वो क्यों? अब जिस हिसाब से उसकी पत्ती को प्लग करती है औरतें और उसको जो उसकी जो केयर की जाती है फैक्ट्री में लाके, और जो फैक्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर और जो स्टाफ है और जो मैनेजमेंट है जिस हिसाब से उसकी देख रेख करता है कि मेरी अच्छी चाय बने, तो उसको अगर हम हैंडीक्राफ्ट ना कहें तो क्या कहें। दार्जिलिंग में यील्ड बहुत कम है, लेकिन उसके साथ जो उसकी मेहनत की जाती है वो एक हैंडीक्राफ्ट है। तो दार्जिलिंग अभी भी यूरोप के देशों में जो ब्रिटिश टाइम से बनी हुई थी चाय की डिमांड, बहुत से गार्डन अभी भी अपने गार्डन के नाम से चाय बिक्री करते हैं। उसका फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लोगों ने उस चाय को डाइल्यूट करने की कोशिश की। पड़ोसी देशों में वो चाय जब होने लगी तो उन्होंने अपनी चाय को उसके साथ मिलवाने की कोशिश की, और हम लोग दार्जिलिंग का जो प्रोडक्शन था वो जो कम होए जा रहा था, उसको देखते हुए उन लोगों ने सोचा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू ब्लेंड इट विद आउटसाइड दार्जिलिंग टीज। तो उसकी वजह से जो कस्टमर जो चाय पी रहा था ओरिजिनल दार्जिलिंग, उसको वो चाय नहीं मिली। उस पूर्ति को उन्होंने अपने एडवांटेज के लिए करने के लिए जब हमें नुकसान होने लगा तो यस, उद्योग ने, चाहे दार्जिलिंग उद्योग ने एक आवाज़ उठाई कि हमारे जैसे और कमोडिटीज़ हैं जिनके लिए एक जीआई टैग है, तो दार्जिलिंग के लिए भी होना चाहिए। उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, हमारे सीनियर्स ने उसके लिए फाइट आउट किया और जीआई टैग बना। क्योंकि विश्व में अभी दार्जिलिंग का अभी प्रोडक्शन 10 मिलियन था और चर्चा होती थी कि 40 मिलियन किलो चाय बिक रही है। तो जब ये आवाज़ उठी तो उससे काफ़ी चेक हुआ, ये बात नहीं कि चेक नहीं हुआ, परंतु अभी कुछ सालों से दार्जिलिंग में कुछ राजनीतिक परिवर्तन और जो अभी हमने चर्चा की वेदर कंडीशंस, उसकी वजह से जो पलायन हुआ है वर्कर्स का, प्रोडक्शन में गिरावट आई है। 10 मिलियन की जगह हम लोग 6 मिलियन में आ गए हैं। वो 6 मिलियन 10 और 6 के बीच का गैप भी बाहर के देशों से, हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारी ट्रीटी कुछ इस तरीके की है कि उनकी चाय इंडिया में बिना किसी व्यवधान के आ जाती है। वो हमारी चाय की वैल्यू को घटा रही है जीआई टैग होने के बावजूद भी। तो उसके लिए हम लोग सरकार से भी बार बार बोल रहे हैं। टी बोर्ड एक जो एजेंसी है जो जीआई में जिसने जीआई टैग लेने में इंडस्ट्री को हेल्प किया था, उनको भी रिक्वेस्ट की जाती है कि हम लोगों का जो प्रोडक्ट है इसको जीआई टैग में प्रोटेक्शन दिया जाए, जिससे कि क्वांटिटी कम है तो वैल्यू बढ़ेगी। तो जो डेफिसिट हम लोगों का होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेल प्राइस में, वो मेकअप होगा और चाय उद्योग और अच्छा करेगा। अभी मैं जब इसको देख रहा था तो मैं आंकड़े देख रहा था दार्जिलिंग टी के और स्पेसिफिकली यहाँ की टी के एक्सपोर्ट होने के और अंडर कंजम्पशन के, तो मुझे लगा कि दार्जिलिंग टी स्पेसिफिकली इसके पास वो पोटेंशियल है जो हम बात करते हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात करते हैं। तो आपके हिसाब से अगर मैं बोलूँ अभी कौन से हम 2 या 3 मेजर स्टेप्स ले सकते हैं, या जो मांग अंदर ही अंदर हो रही है कि अगर इसको भी सुधार कर लें तो ये बहुत बड़ा हाथ दे सकता है इस इकोनॉमी को बूस्ट करने में? बिल्कुल, उसी में जीआई टैग एक सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कुछ कानून बने हैं तो उसको पालन करने के लिए जो एजेंसीज को ऑथराइज किया गया है, अगर वो एजेंसीज सिंसियरली प्रोटेक्ट करें जीआई टैग को, तो दार्जिलिंग की वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। आपको पता है दार्जिलिंग मैक्सिमम एक्सपोर्ट में जाती है। लकीली नाउ इन इंडिया ऑल्सो वी आर कंज्यूमिंग क्वाइट ए बिट, बट जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी। और हम क्यों नहीं, मोदी जी का जो संदेश है उसमें हम लोग इकोनॉमी में एक बड़े शेयर होल्डर हो सकते हैं। ठीक है, सरकार हमें हेल्प करे। आसाम के राज्य सरकार ने उनको ₹7 ऑर्थोडॉक्स सब्सिडी देती है पर केजी बनाने का। हम लोग दार्जिलिंग में चाहते हैं कि हमें भी कुछ सब्सिडी दी जाए, और अन्य तरीके से जैसे हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है अभी बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रिसिटी पावर, हाई रेट्स ऑफ डीजल, मैन्योर, तो उसमें अगर हम लोगों को कुछ चाय उद्योग को एक स्पेशल पैकेज सरकार की तरफ से मिले
तो निश्चय दार्जिलिंग इंडस्ट्री भारत सरकार के लिए और पैसा लेके आएगी। तो आपने बोला था कि इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं या जो प्लांट्स हैं वो भी आ रहे हैं या क्योंकि होता है कि ओरिजिनल जो ब्रीड है उसके अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, पेस्ट अटैक से बहुत वल्नरेबल होता है वगैरह। तो अभी हम जो चेंज कर रहे हैं उसके अंदर क्या मेजर हम चीज़ें उसको हटा के चेंज कर रहे हैं? जो आपने बताया रिसर्च की गई, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्लोन आए, सीड्स आए, और हम लोग जो अभी वेदर ख़राब होने के बावजूद भी हम सर्वाइव कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज़ जो आई, जो अभी दार्जिलिंग चाय में हुई, ये जो नए क्लोन आए, इनकी वजह से एक नई चाय जो आप सुना होगा, वाइट टी या क्लोनल टी, इन चाय से जो एक नया फ्लेवर जो आया है वो भी एक मार्केट अच्छा बन रहा है। तो अगर उद्योग अच्छा चले तो वो इनकरेज करेगा हमारे प्लांटर्स कम्युनिटी को नई चाय लगाने के लिए। और वो नई चाय जिसके लिए हम लोग नई चाय लगाने के लिए पहले सरकार से हम लोग को सब्सिडी मिलती थी, वो भी अभी आजकल बंद कर दी है टी बोर्ड ने। पुरानी सब्सिडी भी हमको नहीं मिली है, जो पैसा बहुत पेंडिंग है हम प्लांटर्स का। अगर वो पैसा हमें मिले और हम लोग नई चाय और लगाते रहें तो चाय उद्योग तो और अच्छा करेगा। उस चीज़ को करने के लिए ही हम लोगों ने ये सब प्रयास किए हैं। और अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो सरकार भी अगर हमें सहायता दे तो ज़रूर चाय का उद्योग, दार्जिलिंग चाय का उद्योग बहुत आगे बढ़ेगा।